नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया पत्रकारिता को ख़राब कर रहा है, दूषित कर रहा है, कारपोरेट मीडिया से उसको बचाना चाहिए, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंद की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाजुक वक्त में स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। भुगतान के लिए हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। राजस्थान के नंबर गेम में गहलोत आगे, पायलट को मनाने की कोशिशें। कुर्सी के झगड़े में गहलोत पायलट दोनों का नुकसान, बीजेपी ताक में। बिहार एनडीए में तकरार, पासवान की पार्टी को बीजेपी की चुनौती। सिंधिया समर्थकों को मलाईदार मंत्रालय मिले, नरोत्तम से स्वास्थ्य छिना। बंगाल में बीजेपी विधायक की संदिग्ध मौत, बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे गर्म बड़ी खबर राजस्थान की। राजस्थान में सरकार पर आया संकट टलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में 109 विधायकों ने हिस्सा लिया और गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया। गहलोत ने रविवार की रात को भी इतने ही विधायकों के समर्थन का दावा किया था। बैठक के बाद गहलोत और पार्टी विधायकों ने जीत का चिन्ह विक्ट्री साइन बनाते हुए इस बात का संदेश देने की कोशिश की कि सरकार पर आया संकट टल गया है। हालांकि बैठक के बाद विधायकों को होटल ले जाया गया है ताकि बीजेपी ऑपरेशन लोटस न कर सके। उधर सचिन पायलट को मनाने का सिलसिला भी जारी है। उनसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल समेत कई नेताओं ने बात की है और उन्हें आकर बात करने का न्योता भी दिया है। मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 48 से 72 घंटों में कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट से कई बार बात की है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों से भी बातचीत की गई है। अगर कोई समस्या है तो कांग्रेस आला कमान इसका हल निकाल लेगा, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के कारण राजस्थान की सरकार को अस्थिर करना गलत होगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से पायलट के हटाए गए पोस्टर भी वापस लगा दिए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि मेलजोल की कोशिशें हो रही हैं। पायलट ने भी खुलकर कहा है कि वे बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें साफ हुई हैं दिन भर की इस कवायद के बाद से कि पायलट हालांकि क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो संख्या उनके पास नहीं है और 109 विधायक गहलोत ने अपने साथ होने का दावा किया है। अब इन 109 विधायकों में जो शामिल हुए हैं वो सब के सब गहलोत के साथ हैं कि नहीं हैं, इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि कई बार साथ दिखने अलग होता है और साथ होना अलग होता है। तो सचिन पायलट के दावे की अभी जांच नहीं हुई है। वो कितने विधायक दरअसल अपने साथ तोड़ सकते हैं, इस बारे में अभी अंधेरा बना हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि सचिन पायलट को अब मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। उन्हें पहले भी ऑफ़र दिया गया था और अब प्रियंका गांधी खुद बात कर रही हैं, राहुल गांधी खुद बात कर रहे हैं, चिदम्बरम वगैरह खुद बात कर रहे हैं की है उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि पायलट को मनाकर वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये भी साफ दिख रहा है कि पायलट को तोड़ने के लिए या उकसाने के लिए या पायलट को बाहर से किसी तरह का उकसावा दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। और जो एफआईआर दर्ज हुई है 2 बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, वो भी संकेत है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पायलट को उकसा रही है तोड़ फोड़ के लिए। जाहिर है कि उसमें फ़ायदा है, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश में भी यही किया, कर्नाटक में भी यही किया है और ये उसका फार्मूला है जो वो राजस्थान में दोहराने की कोशिश कर रही है। हालांकि राजस्थान में चूंकि गैप बहुत है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इसलिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा पेश आ रही है। फिर भी बीजेपी अपने प्रयासों में लगी हुई है
संविधान को, लोकतंत्र को वगैरह वगैरह को धता बताते हुए। तो ये स्थिति है अभी। जब तक सही मामलों में शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता है तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि सचिन पायलट अब कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस से बाहर जाने से अभी तुरंत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर उन्हें मना लिया गया, अगर उन्हें आश्वासन दिया गया किसी तरह का कि एक आध साल में जो नेतृत्व परिवर्तन होगा उसमें आपको मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, तो वैसा कोई फार्मूला वर्कआउट करने की भी कोशिशें चल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई फेस सेविंग फार्मूला, ताकि सचिन पायलट को लौट के आने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो एक काफ़ी दूर तक जा चुके हैं और अब उसी रूप में लौटना उनके पार्टी के अंदर उनकी स्थिति को कमज़ोर करेगा और उनके लिए भी ये एक अपमानजनक स्थिति निर्मित होगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें गृह और वित्त मंत्रालय दोनों दिया जाए। तो कई तरह के फार्मूले अभी उन पर बातचीत चल रही है। क्या होगा अंजाम, ये आगे हमें पता चलेगा। इसी राजस्थान प्रसंग से जुड़ी एक और खबर है जिस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमवार सुबह दिल्ली और राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। बताया गया है कि छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। बीजेपी सरकार की ये लगभग तयशुदा रणनीति बन गई है कि जब भी कहीं कोई सरकार गिरानी होती है तो वो आयकर, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करती है, उनको विपक्षियों के पीछे लगा देती है। सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की कि ये तीनों एजेंसियां अब बीजेपी का हिस्सा बन गई हैं, बीजेपी के परिवार के हिस्सा बन गई हैं और इसीलिए सरकार ने आयकर के छापे शुरू कर दिए हैं। अब ईडी तथा सीबीआई भी अपना काम जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो एक हमने हर जगह देखा है कि लगभग बीजेपी का इस तरह की योजना होती, रणनीति होती है कि जो विधायक काबू में नहीं आ रहे हैं उनको कैसे तोड़ा जाए, उनको आयकर से डराना, ईडी से के छापों से डराना, सीबीआई पीछे लगा देना, इस तरह के हथकंडे ब्लैकमेलिंग के आजमाए जाते हैं। जो यहाँ बिल्कुल आप देखिए कि टाइमिंग देखिए कि इस बार भी वही हुआ। आपने कर्नाटक में देखा था कि किस तरह से वहाँ के कांग्रेस नेता शिव कुमार के यहाँ छापे पड़ गए थे। गुजरात में भी इसी तरह से हुआ, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ के पीछे पड़ गए थे। तो ये लगातार एक सेट पैटर्न बन चुका है बीजेपी का। इन एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल जिस बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ वो कर रही है, इसकी मिसाल हमें अपने भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने भी किया, लेकिन ऐसा खुल्लम खुल्ला और बार बार लगातार ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जितना पिछले इन 6 सालों में देखने को मिल रहा है। अगली खबर लेते हैं। पुराने और थाकड़ नेता अशोक गहलोत सरकार को बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, जबकि सचिन पायलट का कहना है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के कुल 16 विधायकों के समर्थन के कारण 123 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हासिल है। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि उसके पास 109 विधायकों का समर्थन है, जबकि पायलट का दावा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और 30 विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 107 में से 30 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस के पास 77 विधायक होंगे। 30 विधायकों के इस्तीफे की सूरत में राजस्थान की विधानसभा में विधायकों की संख्या 170 ही रह जाएगी। ऐसे में इस आंकड़े के हिसाब से बहुमत के लिए 86 विधायकों की ज़रूरत रह जाएगी। सरकार फिर भी कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों को मिलाकर ये संख्या 93 बैठती है। लेकिन यहाँ से खेल बीजेपी के पक्ष में भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के 72 विधायक हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसे हासिल है। ये संख्या 77 बैठती है, जो कि बहुमत से ज़्यादा दूर नहीं है और बीजेपी साम दाम दंडभेद से इसको कुछ महीनों में आराम से हासिल कर सकती है, जैसा वो दूसरे राज्यों में भी करती आई है। इससे साफ हो गया है कि अगर सचिन पायलट कम से कम विधायक भी तोड़ते हैं, फिर भी दीर्घकाल में कांग्रेस का नुकसान होगा और सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी।
मतलब साफ है कि अगर अभी गहलोत सरकार बचा भी लेते हैं फिर भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का मकसद गहलोत को अभी कमज़ोर करना है। पहला मकसद कमज़ोर करना है, उसके बाद सरकार गिराना है और बाद में विधायकों को तोड़कर सत्ता हथियाना है। वैसे पायलट अभी फ़ायदे में हैं क्योंकि वे उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अगर बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। वसुंधरा राजे कभी भी सीएम पद नहीं छोड़ने वाली, तो उनके लिए वहाँ बीजेपी में कुछ खास नहीं है। सिंधिया के पास तो था, मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ भी दूसरी थी, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच गैप बहुत कम था, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है राजेश पायलट फंस गए हैं क्योंकि वो अब बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। बीजेपी पे तरफ में न जाने का वो ऐलान भी कर चुके हैं और इधर अब उनके लौटने में भी उनकी हेठी होती है, उनका थोड़ा सा अपमान होता है। तो ये इन दोनों नेताओं की ही बात नहीं है, कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। आज बचा लेगी तो 4 महीने 6 महीने बाद बचाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर पार्टी अभी टूटती है, कुछ भी विधायक अगर टूटते हैं, बाहर जाते हैं, तो पार्टी का नुकसान ही होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर पार्टी को बचाना है तो कांग्रेस को, सरकार को बचाना है तो पार्टी को अपनी पायलट को मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और गहलोत का भी जो टफ स्टैंड है उसको भी उन्हें थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा कि पायलट को साथ लेकर चलना है और शायद कोई एक ऐसा फार्मूला भी निकालना होगा ताकि सचिन पायलट की अपनी प्रतिष्ठा भी बनी रहे और गहलोत सरकार को ठीक ढंग से चला भी सके। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में एनडीए घटक दलों में कलह खुलकर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी में तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि बीजेपी ने एलजेपी को खुलेआम कह दिया है कि उसके बिना सरकार पहले भी बन चुकी हुई है और इस बार भी बन सकती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा कि कोरोना महामारी के दौर में विधानसभा चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने कहा था, कोरोना के प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र व बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश में अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस पर बिहार बीजेपी के नेता संजय पासवान ने कहा कि उनका बयान बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा, चिराग पासवान या जो भी नेता चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है? चुनाव आयोग ने जब फैसला लिया तो उसे मानना ही पड़ेगा। संजय पासवान ने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के बगैर भी एनडीए बिहार में सरकार बना सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने एलजेपी के बिना अतीत में सरकार बनाई और इस बार भी बना सकती है। चिराग पासवान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है कि इसके पहले मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी ये मांग की थी कि कोरोना को देखते हुए चुनाव फिलहाल टाल दिए जाने चाहिए। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने मांग की थी चुनाव टालने की। चिराग पासवान के बयान को अपरोक्ष रूप से राज्य का समर्थन माना जा रहा है। तो एक तो ये कि सीटों का झगड़ा है एनडीए में। एलजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा लग रहा है कि उसकी सीटों में कटौती कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो भड़की हुई है और भड़क कर एक तरफ उस धमकी भी दे रही है, एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान जाने का संकेत भी दे रहे हैं। तो ये एक बार्गेनिंग की टैक्टिक्स होती है जो विभिन्न दल करते हैं, इधर जाकर जाने की धमकियां देकर, उधर से दूसरा समझौता करने की धमकी देकर। तो चिराग पासवान यही कर रहे हैं। अब ये नीतीश कुमार और बीजेपी को सोचना है कि उनको कैसे मनाना है, एक्मोडेट करना है या उनको जाने देना है। उनके जाने से क्या नुकसान होगा, ये कैलकुलेशन उन्हें करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव को क्या फ़ायदा होगा, जो महागठबंधन में अगर उसमें एलजेपी चली जाती तो जो बैलेंस है वो किस तरह से बदलेगा, ये देखने की बात है। जहाँ तक बात है कि चुनाव के बहिष्कार की, तो ऐसा बड़े पैमाने पर लोग महसूस कर रहे हैं कि इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव टाले जा सकते हैं क्योंकि महामारी का संकट बहुत बढ़ता जा रहा है। बिहार में ख़ास तौर पर उसकी संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव अभी तुरंत करवाए ही जाएँ। वो 6 महीने के लिए टाले जा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन शायद नीतीश कुमार
कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति शासन का लगने का मतलब है कि उनसे हाथ से पूरी मशीनरी छिन जाना और उसका फ़ायदा न ले पाना, वो फिर फ़ायदा बीजेपी ले सकती है। इसलिए शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए चिराग पासवान का ये स्टेटमेंट उनकी पार्टी को भी ख़राब लगा हो, लेकिन संजय पासवान ने तुरंत रिएक्ट कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा मुंहफट और बड़बोले किस्म के नेता भी हैं। तो लेकिन ये जो कहा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा, तो चुनाव आयोग पर भरोसा तो सिवाय बीजेपी और एनडीए के दलों के किसी को नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार, केंद्र सरकार के निर्देशों के हिसाब से ही काम करता है, चुनाव की तारीखें भी तय करता है, तो उस पर भरोसे की तो कोई बात ही नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन दूसरे तकाजे भी हैं। अगर कोई महामारी आ रही है, कोई संकट आ रहा है, तो कई राज्यों में पहले भी चुनाव टाले गए हैं, यहाँ भी टाले जा सकते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर एनडीए का झगड़ा है जो हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है। ये क्या ट्विस्ट और क्या टर्न लेगा, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश। 11 दिनों की कवायद के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंततः अपने कबीना सहयोगियों को विभाग बांटने में कामयाब हो गए हैं। विभाग वितरण में भी शिवराज सिंह की मजबूरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल अधिकांश भारी भरकम और मलाईदार विभाग न चाहते हुए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों को देने पड़े हैं। बीजेपी के मंत्रियों के हिस्से में केवल छाछ ही आ पाई है। ताकतवर मंत्री नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग भी छिन गया है। शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई को किया था। विस्तार में सिंधिया समर्थक 9 और गैर विधायकों को कबीना में जगह दी गई थी, जबकि कांग्रेस से बीजेपी में आए 3 पूर्व विधायकों को भी कैबिनेट में लिया गया था। कुल 28 चेहरे शिवराज ने मंत्रिमंडल में शामिल किए थे। सूची जारी होने के बाद ये साफ हो रहा है कि सिंधिया और उनके समर्थकों का पूरा ख्याल रखा गया है। मसलन सिंधिया के राइट और लेफ्ट हैंड क्रमशः तुलसी सिलावट को जल संसाधन, इसके अलावा मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग भी, और गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन जैसे अहम विभाग मिल गए हैं। सिंधिया समर्थक अन्य मंत्रियों में इमरती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास, प्रद्युम्न सिंह ऊर्जा और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग पाने में कामयाब हुए हैं। तो विभागों के बंटवारे से ये साफ है कि किस तरह से सिंधिया के पक्ष में पलड़ा पूरी तरह से झुका हुआ है और उसका फ़ायदा सिंधिया ने भरपूर उठाया है। और चूंकि उपचुनाव हैं और 16 सीटें केवल चंबल के इलाकों में हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री उस इलाके के लोगों को बनाया जाए, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। और सिंधिया का दांव भी इसीलिए स्वीकार हुआ होगा और चला होगा, क्योंकि पहले तो सरकार बनाना है, मंत्री तो ये चुनाव निपटने के बाद तो पता नहीं इनमें से कितने के पास मंत्री पद रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये कितने जीत कर आ पाएंगे ये भी देखना है। तो शायद बीजेपी हाईकमान इस तरह भी सोच रही होगी कि ये तो टाइम गैप अरेंजमेंट है 3-4 महीने का, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं उसके बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल की गोटियाँ फिर से बैठाई जाएंगी और तब पता चलेगा कि सिंधिया और उनके समर्थकों को क्या मिल रहा है और शिवराज सिंह चौहान का गुट या बीजेपी के जो दूसरे गुट हैं उनके नेताओं को के हिस्से में क्या आ रहा है। लेकिन अभी तो ये साफ संदेश है कि शिवराज सिंह बहुत ही मजबूर मुख्यमंत्री हैं, बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुछ भी नहीं चल रही है, ना मंत्रिमंडल के विस्तार में चली और ना ही विभागों के बंटवारे में। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। उनकी लाश फंदे से लटकती हुई मिली है। वे हेमताबाद सीट से बीजेपी से विधायक थे और पार्टी बदलकर टीएमसी से बीजेपी में आए थे। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की लाश उनके गांव के पास बिंदल में मिली है। हालांकि पहली नज़र में ये आत्महत्या का मामला दिख रहा है और पुलिस का कहना है कि एक सुसाइड नोट भी उनकी जेब से मिला है। लेकिन बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि पहले विधायक की हत्या की गई, फिर उनकी लाश को लटका दिया गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य। ममता बनर्जी के राज में भाजपा नेताओं की हत्याओं का दौर
थम नहीं रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इसे हत्या करार दिया है। नड्डा ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध जघन्य हत्या बेहद हैरान करने वाली और खेदजनक है। ये ममता सरकार के गुंडा राज और फेल कानून व्यवस्था को बताती है। लोग ऐसी सरकार को भविष्य में माफ़ नहीं करेंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, जो कि बीजेपी के हैं, वो भी पार्टी की राजनीति का वहाँ संचालन करते हैं, तो उन्होंने भी इसमें अपना योगदान देते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध के ख़त्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के अहमदाबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत से हत्या के आरोप समेत कई गंभीर सवाल उठते हैं। सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच की ज़रूरत है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विधायक की हत्या की गई है, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है और इस मुद्दे को हर संभव तूल देने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई के आसपास चुनाव होने हैं और चुनाव के नज़रिए से पूरी गोटियां बिछाई जा रही हैं। बार बार हर घटना का एक राजनीतिकरण, चुनावीकरण हो जाता है और बीजेपी ख़ास तौर पर अभी जब कुछ महीने पहले उनके किसी नेता ने आत्महत्या की थी, तो उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त उसने माहौल बनाया था कि हत्या की गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो हत्या नहीं थी, किसी ने हत्या नहीं की थी। लेकिन अब इस घटना का भी यही हो रहा है, ये आत्महत्या है या ये हत्या है, ये तो तब पता चलेगा जब जांच होगी। लेकिन जो सामने आ रहा है अभी उसमें संदेह आत्महत्या का किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपने ढंग से एक मैसेजिंग होती है चुनाव में, राजनीति में, जिसमें आप जितना ज़ोर से बोलते हैं वो मैसेज उतनी दूर तक जाता है। और बीजेपी का अपना नेटवर्क है, मीडिया पर उसका कब्ज़ा है, गोदी मीडिया है, तो वो भी उसको उसी तरह से प्रचारित करता है। तो ये एक कहना चाहिए कि चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हो रही है ये मौत भी, इसको हत्या, आत्महत्या, अब जैसे भी रूप में प्रस्तुत करके जिसको जो फ़ायदा होता है वो उठाएगी। और ममता बनर्जी भी यही करेंगी, वो भी अगर हत्या हुई होगी तो उसको आत्महत्या बताएंगी और उनकी पार्टी भी इसी तरह से उसको प्रचारित करेगी कि बीजेपी आत्महत्या को हत्या के रूप में प्रस्तुत कर रही। तो ये पूरा राजनीति का खेल है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा हो। पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति कोई नई बात नहीं है और बीजेपी भी इसमें कोई 19 नहीं पड़ेगी, अभी पढ़ भी नहीं रही है। और वो असल में अपने पूरा जो केंद्र सरकार है, गवर्नर हैं, इन सब का इस्तेमाल करके एक प्रोपेगेंडा चला रही है और उसमें उसको लाभ मिलता अभी तो दिख रहा है। अब बुलेटिन ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कोरोना से संबंधित कुछ नवीनतम जानकारी दे दें। कुछ अच्छी खबर भी है, जैसे रूस ने ये दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। दावा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मॉस्को स्थित सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेचेनोव ने ये ट्रायल किए और पाया कि ये वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित हैं। जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उनके एक समूह को 15 जुलाई और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। चारों तरफ कोरोना महामारी की वजह से आतंक है और सबको इंतज़ार है एक वैक्सीन का। अगर रूस ने ये कमाल कर दिया है तो उसको सलाम कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके ये वैक्सीन हम लोगों को मिले और हम लोग पहले की तरह ज़िंदगी जी सकें। एक दूसरी खबर है, कोरोना वायरस का संक्रमण मरीजों के हृदय को भी प्रभावित करता है। ब्रिटेन के एडिनबरा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में संक्रमितों के हृदय पर इस वायरस के असर के संकेत मिले हैं। एडिनबरा यूनिवर्सिटी में यह अध्ययन 69 देशों के 1200 मरीजों पर किया गया। इनमें से आधे से ज़्यादा मरीजों के हृदय असामान्य देखे गए, जबकि 15% मामलों में संक्रमितों में गंभीर हृदय रोग देखे गए हैं। अब कुछ आंकड़े, भारत में एक दिन में लगभग 29,000 मामले सामने आए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है एक दिन की। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 के पार चला गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,00,000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उसके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।